लाइट हाउस की सुरक्षा के लिए आपको प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। आप नौकरी पाने के लिए बेताब हैं। इसमें कोई बॉस नहीं होगा। आप अपनी इच्छानुसार पूरी तरह से अकेले सो सकेंगे। आप कृपया, यदि इस प्रकाश घर का दीपक ठीक से जल रहा है, यदि यह कभी बुझ जाए तो आप इसे फिर से चालू कर देंगे। आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सुविधाएं होने के बाद भी ये दुनिया में है। सबसे डरावनी चीजों में से एक, क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के ठीक बीच में स्थित है और आप यहाँ रहते हुए किसी से बातचीत नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यहाँ अक्सर बड़े तूफान आते रहते हैं। इतने भयंकर होते हैं कि कभी कभी समुद्र का पानी आकर टावर पर चढ़ जाता है और यहाँ तक कि इस काम में मौत भी हो सकती है। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि यहाँ और क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली हैं। अब इसे देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह लाइट हाउस क्यों है समुद्र के बीचों बीच बना हुआ। ऐसा क्या और क्यों किया गया है, या इस लाइट हाउस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि इसकी लाइट कभी बंद क्यों नहीं हो सकती। अगर आप इस रहस्यमयी लाइट हाउस की उत्पत्ति जानना चाहते हैं, हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जब कोई कार या परिवहन का कोई अन्य साधन या हवाई यात्रा नहीं थी, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा करने का एकमात्र रास्ता पानीपत था। उस समय कैंपेड मारियस नाम का एक महान नाविक था जो पार करने में सक्षम था। वह इस बात के लिए काफी मशहूर थे कि एक बार वह समुद्र के बीच में एक अंधेरी जगह से गुजर रहे थे। तभी जहाज समुद्र के नीचे कुछ चट्टानों से टकरा गया। जहाज में दरारें और पानी घुस गया। इस दुर्घटना के बाद कैप्टन मार्सियस कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे जहाज के नाविकों को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पहले से ही सचेत किया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता प्रशांत महासागर की विशालता थी, क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि यदि सातों महाद्वीपों के सभी भूभागों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी प्रशांत महासागर हजारों साल पहले की तुलना में बड़ा होगा, जब नाविक इस विशाल महासागर को पार करते थे। यात्रा करते समय उन्हें समुद्र के नीचे कुछ भी पता नहीं था, या यहाँ तक कि उनके आगे की सड़क भी नहीं थी, और उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कोई नेविगेशनल तकनीक नहीं थी। इसके लिए किसी को सूर्य या चंद्रमा पर निर्भर रहना पड़ता था। तारों का अनुसरण करें, और दिशा की इस समस्या के लिए रास्ते में 2 अतिरिक्त समस्याएं जोड़ी गईं। जैसा कि कैप्टन एलिस के साथ एक बार हुआ था, जब कैप्टन एलिस वे नाविकों के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। एक रात अचानक तूफान शुरू हो गया। पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया और सभी तारे बादलों के नीचे छिप गए, जिसके कारण वे तूफान में रास्ता भटक गए। उन्होंने पाया कि वे विशाल समुद्र में खो गए हैं। उस समय न खाने को कुछ था, न पानी, न भोजन। भूख प्यास, नाविकों की हालत बहुत खराब हो गई। कठिनाई में कैप्टन टायर मिले और फिर मूल रूप से लाइट हाउस बनाने की यात्रा शुरू की। मिस्र में भूमध्य सागर के बगल में टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फिया था, लेकिन उस समय इस राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या थी स्थान। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस शहर में प्रवेश करने के लिए इस जगह से होकर गुजरना पड़ता था, और इस जगह के आसपास कई बड़े बड़े पत्थर थे जिनसे यह शहर बना। व्यापार के लिए आने वाले जहाज जब इस सड़क से गुजरते थे तो जहाज आसानी से चट्टानों से टकरा जाते थे, और परिणाम स्वरूप कभी कभी ये जहाज डूब जाते थे या किसी बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता था, जिससे दिन ब दिन राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ता जाता था। वाणिज्यिक जहाज अपने राज्य की रक्षा के लिए टॉलेमी उस समय के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार कनिड्स के सोस्टासस के पास गया और इस समस्या से राहत के लिए उससे प्रार्थना की। वे प्रकाश की किरण के साथ एक किला बनाएंगे जो समुद्र में जहाजों का मार्गदर्शन करेगा और पानी के नीचे की चट्टानों के बारे में चेतावनी देगा, जो दुनिया भर में अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के रूप में जाना जाएगा, जो 384 फीट लंबा था, जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना था। उस समय ऊपर की ओर आग जलती रहती थी, जिसके लिए तेल और लकड़ी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। और यहाँ तक कि इस लाइट हाउस को बाद में दुनिया के 7वें आश्चर्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी, जो कि बीम को फैलाने के लिए दर्पण और लेंस के साथ बनाया गया था तीव्रता, ताकि इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी दूर स्थित जहाजों के नाविकों को प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस का मार्गदर्शन कर सके। जब निर्माण की खबर फैली तो नाविकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब और नहीं, अलेक्जेंड्रिया के रास्ते में वे अपना रास्ता नहीं खोएंगे और जहाज चट्टानों से बर्बाद नहीं होगा।
इस प्रकार प्रकाश स्तंभ का विचार पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि पहले इस प्रकाश स्तंभ का उपयोग केवल के लिए किया गया था समुद्र में जहाज़ों की सावधानी पूर्वक आवाजाही, लेकिन समय के साथ जब वाणिज्यिक जहाज़ों की संख्या बढ़ गई तो ऐसे स्थानों पर जहां चट्टानों की ऊंचाई समुद्र के पानी की ऊंचाई के करीब है या जहां कई चट्टानें हैं जिनसे जहाज आसानी से टकरा सकते हैं, प्रकाश स्तंभ या प्रकाश स्तंभ भी बनाए जाने लगे हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में लाइट हाउस हमेशा जलाया जाता था, लेकिन यह इतना अच्छा विचार नहीं था क्योंकि कोयला या जलाऊ लकड़ी हमेशा उपलब्ध होती थी। तब निश्चित रूप से कोई अन्य विकल्प नहीं था और यह बहुत दूर तक नहीं जा सकता था। बिजली के बल्ब प्रकाश घरों में भी आग की जगह बिजली के बल्बों का प्रयोग होने लगा, लेकिन फिर भी इस कारण यह रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। लेंस को बल्ब के पीछे रखा जाता था। तब उस समय के वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर लेंस को सामने रखा जाए तो रोशनी दूर तक पहुंच सकती है, लेकिन उन लेंसों में भी काफी दिक्कतें आती थी क्योंकि उस समय लेंस बहुत मोटे होते थे। उनके द्वारा बनाए गए इस विशेष लेंस से आने वाली रोशनी को सीधे एक बिंदु पर परिवर्तित किया जाता था, जिससे प्रकाश को लंबी दूरी तक एक निश्चित बिंदु पर आसानी से भेजा जा सकता था। वर्तमान में लगभग सभी प्रकाश घरों में फ्रेस्नेल के लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस के आविष्कार ने लाइट हाउस को एक नया रूप दिया, जिसके कारण जहाज आज भी समुद्र में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। लाइट हाउस के इन डरावने पहलुओं को जानकर क्या आपकी छाती कांप उठी? क्योंकि कोई भी कभी भी इसके बीच में खुद को खोना नहीं चाहता।